नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारे चर्चा का विषय है वो है अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन। प्रायः बहुत सारी परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के विघटन में अशोक का क्या उत्तरदायित्व था। विघटन के और भी बहुत सारे कारण थे, तो लेकिन उन कारणों के साथ साथ अशोक कहाँ तक जिम्मेदार था इसका भी हम परीक्षण करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर भी करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं चर्चा। मित्रों, कोई भी साम्राज्य स्थायी नहीं होता है। हर स्थापित राज्यवंश को एक न एक दिन अ, पतन के कगार पर खड़ा हम पाते हैं। तो मौर्य साम्राज्य कोई अनोखा नहीं था। मौर्य साम्राज्य का सूर्य भी अस्ताचल को जाने के लिए विवश हुआ। लेकिन एक खास बात यह देखने में आती है कि मौर्य साम्राज्य जितनी तेजी से विस्तृत हुआ था, हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है अफगानिस्तान से लेकर के एकदम दक्षिण भारत के आखिरी कॉर्नर तक फैला हुआ था। इसी तरह से कहते हैं कि अटक से लेकर कटक तक फैला हुआ था। पूरे भारत में जिस साम्राज्य का विस्तार था, वो साम्राज्य बड़े ही नाटकीय ढंग से 50 साल के अंदर ही अशोक की मृत्यु के बाद विघटित हो गया। तो उसके विघटन के क्या कारण थे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इतिहासकार इस बात पे एक मत नहीं है, वो कोई एक कारण नहीं बताते हैं। जितने इतिहासकार हैं वो इतने ये कारण भी बताते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के। तो हम सब उन सारे इतिहास कारणों के मतों का भी परीक्षण करेंगे और इस बात पे विचार करेंगे कि आखिर मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपनी स्क्रीन पे अशोक की मृत्यु की आधी शताब्दी के बाद ही साम्राज्य का पतन हो गया। तो इतिहासकारों ने इसके अनेक कारण बताए हैं। तो आइए हम पतन के प्रमुख कारणों पर विचार करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी। तो जो भी अत्यधिक केंद्रीकृत साम्राज्य होते हैं, विशाल साम्राज्य होते हैं, विशाल साम्राज्य तभी तक चलते हैं जब तक कि उसमें योग्य शासक हो। अगर शासक योग्य नहीं होगा तो साम्राज्य का पतन निश्चित हो जाएगा। अशोक का जहाँ तक सवाल है, अशोक ने लगभग पुराणों के अनुसार लगभग 36 साल तक शासन किया। उसकी मृत्यु जो है वो जब हुई, तो हम ये देखते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 49 वर्ष तक शासन किया और 10 राजाओं ने शासन किया। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा योग्य नहीं था जो कि इस साम्राज्य को अक्षुण्ण रख सकता है। राजतंत्रीय शासन प्रणाली में राज्य की सफलता और विफलता शासक की योग्यता के ऊपर निर्भर करती है। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि अशोक के बाद अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे योग्य शासक शासन में नहीं आए। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे जो है साम्राज्य का पतन हो गया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि अशोक के उत्तराधिकारियों में साम्राज्य के विघटन को रोकने की न तो शक्ति थी, न उनमें उसकी इच्छा थी। इसी तरह से डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री, जिनकी किताब है द एज ऑफ नंदाज एंड मौर्यज, वो ये लिखते हैं कि जब कोई राजवंश अपना साम्राज्य स्थापित करता है तो उसकी स्थिरता और उसके सातत्य के लिए वंश में सुयोग्य शासकों की अपेक्षा होती है। तो लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद इस तरह के सुयोग्य शासकों का अभाव था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब अशोक की मृत्यु हुई तो उसके बाद बहुत सारे शासक आए शासन करने। 10 शासकों ने शासन किया, लेकिन
वो साम्राज्य को संभाल करके नहीं रख पाए उस साम्राज्य को। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि पहला जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी। इसी तरह से दूसरा कारण जो था वो अत्यधिक केंद्रीकृत शासन का होना था। शासन जो था वो अत्यधिक केंद्रीकृत था। बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके ऊपर विचार किया है। डॉक्टर रोमिला थापर का कहना है कि मौर्य शासन जो है वो इतना अधिक केंद्रीकृत शासन था, इतना अधिक मतलब हाईली सेंट्रलाइज्ड जिसे अंग्रेजी में कहें था, कि इसके लिए आवश्यक था कि एक बहुत ही योग्य शासक होना चाहिए, जैसे अशोक और चंद्रगुप्त वगैरह थे, जो अपनी प्रजा का ध्यान रख सकें, उनके कल्याण के बारे में सोच सकें और साथ ही साथ अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। देखा जाए तो केंद्रीय शक्ति अगर दुर्बल होती है तो फिर धीरे धीरे प्रांतों वगैरह में भी विद्रोह होने लगते हैं, क्योंकि केंद्र से ही पूरे साम्राज्य के शासन तंत्र को संभाला जाता था। और अगर केंद्र सरकार जो है उसका नियंत्रण कमज़ोर पड़ जाता था तो उसका असर साम्राज्य के स्थायित्व पर पड़ना लाजमी था। तो इस तरह से अत्यधिक केंद्रीकृत शासन का होना भी जो है वो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण था। मित्रों, एक और कारण जिस पर इतिहासकार लोग जो है वो बहुत चर्चा करते हैं, उनका ये कहना था कि जो प्रांतीय शासक थे वो बड़े अत्याचारी थे और आम जनता के साथ उनका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। तो इसलिए जो है प्रांतीय अधिकारियों, प्रांतीय शासकों की का जो अत्याचारपूर्ण व्यवहार था वो भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। यहाँ भी हम इतिहासकारों के मत को देख सकते हैं। जैसे हम डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी को देखें तो हेमचंद राय चौधरी का मानना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण यह था कि जो दूरस्थ प्रांतों के शासक थे वो बड़े ही अन्यायी थे, बड़े ही अत्याचारी थे। अब तक्षशिला की जनता ने बिंदुसार के समय में ही उन्हीं अत्याचारी अधिकारियों के कारण विद्रोह किया था। और हमें कुछ ग्रंथों से उदाहरण मिलते हैं, जैसे दिव्यावदान है। तो दिव्यावदान के अनुसार जब तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार अशोक वहाँ गया तो वहाँ की जनता जो थी वो उसने ये बताया उसको कि हम जो है वो मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध नहीं है। उसने कहा न तो हम कुमार के विरुद्ध हैं, न हम राजा बिंदुसार के विरुद्ध हैं, लेकिन यहाँ के जो अमात्य हैं वो हमारा अपमान करते हैं। न वयम कुमारस्य विरुद्धाः नापि राज्ञो बिंदुसारस्य अपितु दुष्टामात्याः अस्माकं परिभवम कुर्वन्ति। तो ये दिव्यावदान में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है वो दुष्ट अमात्य जो थे वो उनकी कार्यशैली वैसी ही बनी रहे। तक्षशिला में उसके समय में भी विद्रोह हुआ था। तो उनका जो अत्याचारपूर्ण शासन था अधिकारियों का, उसके कारण ये हुआ कि जो मौर्य साम्राज्य की जो बुनियाद थी वो कमज़ोर होती चली गई। यद्यपि अशोक ने अपने समय में उनको रोकने का प्रयत्न किया था, उन पर लगाम लगाने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो पूरी तरह से जो है वो सफल नहीं हो पाया। जनता जो थी वो दुष्ट मंत्रियों से परेशान थी। तो ये भी जो है वो एक कारण बना मौर्य साम्राज्य के पतन का। मित्रों, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे। अब जैसे अगर हम आर्थिक कारणों को लें तो आर्थिक कारणों में हम ये देखते हैं कि कर बहुत ज़्यादा था।
तो करों की अधिकता और आर्थिक विपन्नता जो थी वो भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण थी, जिसके कारण आर्थिक दबाव बना साम्राज्य के ऊपर। प्रोफेसर डी कौशाम्बी का कहना है कि उत्तरकालीन मौर्यों के समय में मौर्य जो अर्थव्यवस्था थी उस पर काफ़ी दबाव था। इसी तरह से डीएन झा का भी मानना है कि मौर्य साम्राज्य के विघटन का एक कारण जो था वो आर्थिक दबाव था, क्योंकि उसकी जो अर्थव्यवस्था थी जो वो निरंतर क्षीण होती जा रही थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो उत्तर मौर्यकालीन यानी अशोक के बाद में जो हमें सिक्के वगैरह मिलते हैं, जो हाथ सिक्के हाथ मुद्राएं वगैरह मिलती हैं, उनमें खरापन नहीं था, उनमें बहुत ज़्यादा खोट था। कहने का मतलब ये था कि उनमें इंफीरियरिटी बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह से रोमला थापर का भी मानना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण जो था वो धीरे धीरे आर्थिक विपन्नता थी मतलब आर्थिक विपन्नता आती गई मौर्य साम्राज्य में, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो अगर हम देखें तो कोई भी साम्राज्य स्थायी तभी हो सकता है जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो निश्चित रूप से उस साम्राज्य का पतन हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ जो है अर्थ के बिना जो है आ, राज्य का पहिया नहीं घूम सकता। तो अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो गई थी और इसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन सुनिश्चित हो गया। अब आइए हम बातचीत करते हैं थोड़ा नौकरशाही पे। देखिए, मौर्य साम्राज्य जो था वो उसका जो शासन तंत्र था वो नौकरशाही के ऊपर निर्भर था, और नौकरशाही जो व्यवस्था थी उसमें बहुत सारी कमजोरियां आ गई थी नौकरशाही व्यवस्था में। और नौकरशाही व्यवस्था में बहुत सारी संरचनात्मक कमजोरियां थी। उनका जो प्रशासन था, यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से तो हम अगर कहें तो सुसंगठित था, लेकिन नौकरशाही में जो जिन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था वो अधिकारी जो है वो उन्हें भली भांति प्रशिक्षित होना चाहिए, उन्हें सुयोग्य होना चाहिए, तभी जो है वो राज्य व्यवस्था को सही ढंग से संभाल सकते हैं। अब बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है, जैसे रोमला थापर हैं, रोमला थापर का मानना है कि एक सुयोग्य एवं सुप्रशिक्षित नौकरशाही राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भी प्रशासन को गतिमान बनाए रखने में सक्षम हो सकती थी। अब जैसे वो चीन का उदाहरण उन्होंने दिया है कि चीन में अधिकारियों के चयन के लिए जो परीक्षा प्रणाली थी, तो और आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश प्रशासकों ने जो है अधिकारियों के चयन के लिए एक परीक्षा प्रणाली बनाई थी जो है। तो उनका ये कहना है कि अगर मौर्यों ने भी जो है इस तरह की प्रणाली को अपनाया होता है, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह के आधार पे उन्होंने अगर अधिकारियों का चयन किया होता तो शायद अब वो अधिकारी जो है ज़्यादा सक्षम होते और राज्य को अच्छी तरह से संभाल सकते थे। तो हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि उस ज़माने में इस तरह की बात सोचना जो है वो ठीक नहीं था, लेकिन जो कि कोई प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह कराई जाए आधुनिक युग की तरह। लेकिन यह है कि जो अधिकारी होते थे वो अधिकारी वो अच्छे ढंग से चुने जाते थे। ऐसा नहीं था कि योग्य व्यक्ति देखकर ही जो नियुक्तियां होती थी वो योग्यता के आधार पर ही होती थी। ऐसा नहीं था कि नियुक्तियां
जब होती थी तो उनमें जो है योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो योग्यता पर भी ध्यान दिया जाता था निश्चित रूप से। अब एक कारण ये भी बताया गया है कि विदेशी आक्रमण, तो ये सच है कि अशोक की मृत्यु के 30 वर्ष के अंदर ही जो यूनानी सेनाएं थी वो हिंदू कुश पर्वत को पार करने लगी थी। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी लिखते हैं कि अब वह शक्ति जो थी वो गायब हो सकती थी जिसने सिकंदर को भी खदेड़ दिया था, उसको भागने पे मजबूर कर दिया था, जिस शक्ति ने सेल्यूकस के दांत खट्टे कर दिए थे। अब वह शक्ति नहीं थी। अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो, उनमें इतनी ताकत नहीं रह गई थी। नतीजा ये हुआ कि कमज़ोर मौर्य साम्राज्य में एक बार फिर से विदेशी आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। विदेशियों को अवसर मिल गया फिर से राज्य के ऊपर कब्जा करने का, और धीरे 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 आगे हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है वो, जो इतना विशाल साम्राज्य था, अब वो सिकुड़ने लगा। तो इस तरह से ये भी जो है वो एक कारण था मौर्य साम्राज्य के पतन का। उसके अलावा आप देखते हैं कि इसके कारण सार्वजनिक विद्रोह होने लगे, जगह जगह जो है साम्राज्य में विद्रोह होने लगे, क्योंकि जब अधिकारी अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे थे तो निश्चित रूप से जनता के अंदर रोष होना स्वाभाविक था। एक कारण और बताया गया है, वो ये कहा गया कि अशोक जो था वो, उसकी ब्राह्मण विरोधी नीति जो है वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तो अशोक, तो बहुत सारे इतिहासकारों का ये आरोप है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को, चूंकि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता था और दूसरे धर्मों के साथ पक्षपात करता था। नतीजा ये हुआ कि बौद्ध धर्म के उसके अतिशय प्रेम के कारण ब्राह्मण नाराज हो गए, और इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है साम्राज्य को पतन के कगार पे जाने से नहीं रोका जा सका। तो बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे पुराने इतिहासकार हरप्रसाद शास्त्री हैं। हरप्रसाद शास्त्री का ये कहना है कि अशोक का पशु बलि निषेध, यज्ञ एवं हिंसा का विरोध ब्राह्मणों के ऊपर, एक तरह से देखा जाए तो ये तीखा प्रहार था। अशोक ने धम्म महामत्तों की नियुक्ति करके ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को चोट पहुंचाई। ब्राह्मण जो थे वो पृथ्वी के देवता कहे जाते थे, भूदेव कहे जाते थे, और तो इस तरह से जो है ये सब उनको बड़ा अपमानजनक लगा। इसी तरह से न्याय प्रणाली में एक रूपता जो थी, उसके कारण ब्राह्मणों की जो विशेष सुविधाएं थी वो छिन गई। जो विशेषाधिकार थे, जिससे दंड, अब सबको समान रूप से समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाना सुनिश्चित किया गया तो अशोक के द्वारा। तो इसके कारण जो है पहले ब्राह्मण जो थे उनको श्रेष्ठ माना जाता था उनको, तो अब ब्राह्मण का जो विशेषाधिकार था न्याय के मामले में वो भी समाप्त हो गया। लेकिन ये सब जो है बहुत लचर तर्क हैं अशोक ब्राह्मणों के विरोध में करने में। उसके ऊपर मतलब जो ब्राह्मण विरोधी होने का उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, ऐसा नहीं था कि वो ब्राह्मण विरोधी था। और तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस समस्या के ऊपर विचार किया है। अब जैसे हेमचंद राय चौधरी हैं, हेमचंद राय चौधरी जो है वो, उनकी जो पुस्तक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो उन्होंने जो है इस मत का खंडन किया है। राय चौधरी का ये कहना है कि अहिंसा पर जोर जो है वो तो ब्राह्मण साहित्य में भी मिलता है हमें, और सिर्फ यज्ञों की महत्ता की व्यर्थता का उल्लेख किया गया है। भूदेव की जो है वो, उस पर भी जो है उन्होंने ये कहा कि इस शब्द का जो अर्थ जो है वो अलग अलग तरह से लोग लगाते हैं।
इसी तरह से अशोक जो है वो, अगर देखा जाए उसके शिलालेखों वगैरह को देखा जाए तो वो ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ जो है वो बराबरी का व्यवहार करने की बात करता है, उसमें दोनों को बराबर सम्मान देने की बात करता है। पुष्यमित्र शुंग को अगर एक कट्टर ब्राह्मण मान भी लिया जाए तो मौर्यों का पतन जो है उससे काफ़ी पहले प्रारंभ हो गया था। अगर देखा जाए तो अशोक के बाद कोई ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं था जो कि उस साम्राज्य को संभाल सकता। पुष्यमित्र तो बहुत बाद में आया, पुष्यमित्र के तो पहले बहुत सारे शासक आ चुके थे। तो एक तरह से देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य की नींव तो पुष्यमित्र के आने के बहुत पहले ही खोखली हो चुकी थी। तो पुष्यमित्र जो था उसका ब्राह्मण होना मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। जैसे डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी हैं, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी का यह कहना है कि पुष्यमित्र सेनापति था, सेना के ऊपर उसका अधिकार था, उसके पास सैन्य ताकत थी, तो उसका उसने उपयोग किया और अंतिम जो राजा था मौर्य राजा उसको उसने अपदस्थ कर दिया। इसमें उसका ब्राह्मण होना कहीं भी जो है वो मायने नहीं रखता है। तो इस तरह से जो है वो पुष्यमित्र का विद्रोह जो था उसको ब्राह्मण विद्रोह करना जो है वो ठीक नहीं है। इसी तरह से रोमिला थापर जो है उन्होंने भी जो है अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन में हरप्रसाद शास्त्री के विचारों को निराधार बताया है, और उन्होंने भी ये कहा है कि अशोक जो था वो सबके साथ समान व्यवहार करता था और ऐसा नहीं था कि वो ब्राह्मण विरोधी था। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि इस बात को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। और एक कारण ये भी बताया गया है साम्राज्य का जो विभाजन है, तो साम्राज्य का विभाजन भी एक कारण बताया गया है कि वो भी जो है वो अशोक के पतन का कारण बना। तो मित्रों, अगर साम्राज्य का विभाजन न हुआ होता तो उत्तर पश्चिम का यूनानी आक्रमण कुछ समय के लिए रोका जा सकता था, लेकिन साम्राज्य के विभाजन ने विभिन्न राजनीतिक जो इकाइयाँ थीं उनको छिन्न भिन्न कर दिया, और मौर्य साम्राज्य के अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन के विपरीत जो है वो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण ढीला पड़ता जा रहा था। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जैसे प्रोफेसर निहार रंजन रे हैं, उनके अनुसार पुष्यमित्र का विद्रोह जो था वो प्रजा का विद्रोह था। उनका यह कहना है कि मौर्य शासन काल में अत्याचार जो है वो बहुत बढ़ गया था, जो है नतीजा यह हुआ कि प्रजा में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था। तो ऐसे में देखा जाए तो शासकों के अत्याचार के विरुद्ध जो है प्रजा ने पुष्यमित्र का साथ दिया। और नीलकंठ शास्त्री का ये कहना है कि पुष्यमित्र का जो राज्य ग्रहण था वो सार्वजनिक विद्रोह न हो करके आकस्मिक शासन परिवर्तन मात्र था। तो तरह तरह के मत हमें मिलते हैं। अब डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जो है वो ये कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन का जो तात्कालिक कारण था वो तात्कालिक कारण बैक्ट्रियन यूनानियों का आक्रमण था। तो इस तरह से जो है वो हम ये देखते हैं कि तरह तरह के जो है वो कारण बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर के इन सभी कारणों का परीक्षण करने के बाद हम ये पाते हैं, अगर हम ईमानदारी से इसके ऊपर विचार करें तो हम यही देखते हैं कि वास्तव में अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय में शासन के जो विभिन्न विभाग थे वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, शासन पे जो मौर्यों की पकड़ ढीली हो रही थी, अधिकारी गण जो थे वो मनमानी कर रहे थे, सैनिकों में शिथिलता आ गई थी, और सेना उतनी ज़्यादा संगठित नहीं रह गई थी जितनी ज़्यादा संगठित वो चंद्रगुप्त के समय में या अशोक के समय में थी।
तो निश्चित रूप से इन सब का फ़ायदा विदेशी लोग भी उठाते। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो तत्कालीन साक्ष्यों वगैरह का अध्ययन किया जाए तो उन साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद यही बात पता चलती है हमें कि हम कोई एक कारण, किसी एक कारण को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। बहुत सारे कारणों ने मिल कर के मौर्य साम्राज्य को पतन की ओर ढकेला। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी अपने शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।